अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ डायग्नोसिस। लास्ट वीडियो में हमने इवैल्यूएशन वाला टॉपिक ख़त्म किया था, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डायग्नोसिस होता क्या है और फिर उसके बाद हम आउटलाइन से इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस में ये होता है कि जो भी हमने एग्जामिनेशन की है, एग्जामिनेशन के अंदर हमें जो भी चीज़ देखने को मिली, एग्जामिनेशन में हिस्ट्री होती है, हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उस सारे डाटा को मिलाकर जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो ये डिसाइड करता है कि पेशेंट को मेन मसला क्या है, ठीक है। पेशेंट की मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके किस स्ट्रक्चर में मसला है, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर उसका इफ़ेक्ट है, ठीक है, और उसकी बॉडी का कौन सा जो फंक्शन है वो इफ़ेक्ट है, कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। एक्टिविटी या पार्टिसिपेशन लिमिटेशन किस लेवल पे है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस ये है कि हमने एग्जामिनेशन से जो भी डाटा कलेक्ट किया है उससे हम ये एनालाइज करते हैं, ठीक है, या ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का मेन मसला क्या है, किस स्ट्रक्चर में मसला है, बॉडी के कौन सा फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटी लिमिटेशंस हैं या नहीं है, ठीक है, और एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन लेवल पे कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, या खाली फंक्शन का ही मसला है, ठीक है, या एक्टिविटी भी इफेक्ट हो रही है या पार्टिसिपेशन भी इफेक्ट हो रही है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, ये सब ICF मॉडल में हम देखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी है, ठीक है, कि हम देखते हैं कि पेशेंट की रिस्ट्रिक्शन से फंक्शन के लिहाज से या एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन भी है या पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। और ये सब हम इसलिए क्लासीफाई करते हैं ICF मॉडल के थ्रू कि पेशेंट की किस जगह पे मसला है, किस मेन जगह को टारगेट करना है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ICF मॉडल में हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम देख सकें कि पेशेंट के किस लेवल पर ज़्यादा मसला है, ठीक है, किस लेवल को पहले टारगेट करना है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। अब हम इसके वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। पहला जो पॉइंट है दैट इज़ इंटीग्रेट द एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एंड क्लासीफाई द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। वही ICF मॉडल आ जाएगा इसमें भी, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। द इंटीग्रेट द एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, ठीक है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को इंटीग्रेट करना है और साथ क्या करना है, क्लासीफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। पेशेंट की या क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको क्लासीफाई करना है यूजिंग ICF मॉडल, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो एग्जामिनेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, जिसमें पेशेंट के सिम्टम्स शामिल हैं, ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट की हिस्ट्री ली है, ठीक है, उसके टेस्ट परफॉर्म किए हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमने सिर्फ सिम्टम्स की लिस्ट नहीं बनानी बल्कि हमने जो एग्जामिनेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया है, हिस्ट्री जिसमें हमारी हिस्ट्री शामिल है, ठीक है, टेस्ट शामिल है और ऑब्जर्वेशन शामिल है, ठीक है। अब हमने इस डाटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज हमने किस तरह करना है? ऑर्गेनाइज हमने करना है ICF मॉडल के थ्रू, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। ICF मॉडल के थ्रू हमने ऑर्गेनाइज करके फिर हमने ये डिसाइड करना है कि पेशेंट की बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर में क्या इम्पेयरमेंट है, ठीक है, उसको हमने क्या ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, किस तरह टारगेट करना है, एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या क्या है, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। फिर हमने उनको क्लासीफाई करके फिर हमने देखना है कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमें सबसे पहले टारगेट करना है, ठीक है।
फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने उसी तरह करना है, मैंने आपको जैसे पीछे भी बताया किस तरह क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले है बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन। हमने देखना है कि बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं है। इसमें क्या इम्पेयरमेंट हो सकती है, मैंने आपको पीछे भी बताया, इसमें जो है वो रेंज ऑफ मोशन कम हो सकती है पर्सन की, ठीक है, या मसल वीकनेस हो सकती है, पेन हो सकती है, स्वेलविंग हो सकती है, ठीक है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ये सारे मसले बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आईसीएफ मॉडल का, डेट इज़ एक्टिविटीज़। मतलब एक्टिविटीज़ में क्या लिमिटेशन आ रही है, एक्टिविटीज़ लिमिटेशन। इसमें क्या हो सकता है कि उसको वॉकिंग में मसला हो सकता है, ठीक है, हमें देखना है कि वो सही से वॉक कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, स्टेयर क्लाइंबिंग सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा ड्रेसिंग, अपने कपड़े ठीक तरीके से पहन पाता है या नहीं पहनता, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन क्या है, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन क्या क्या है पेशेंट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हमें देखना है कि वो अपनी सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जॉब पे जा रहा है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल फीमेल है तो वो हाउस वर्क कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ठीक है, अपने बच्चों की केयर कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ठीक है। ये सब आ जाता है पार्टिसिपेशन लिमिटेशन के अंदर, ठीक है। ये है कि हम पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको आईसीएफ मॉडल के अंदर इस तरह क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे के समझा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसकी बॉडी फंक्शन या स्ट्रक्चर में क्या इशू हो सकते हैं, ठीक है, एक्टिविटी लिमिटेशन में क्या क्या होगा, पार्टिसिपेशन लिमिटेशन में क्या क्या होगा, ठीक है। हमारे पास पेशेंट आ गया है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ। पिछली वैल्यूएशन वाली वीडियो में आई थिंक हमने स्ट्रोक को डिस्कस किया था। अच्छा, अब उसके जो है बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर में क्या क्या इशू होगा, उसे एक तो नी में पेन होगी, ठीक है, और उसकी जो नी की रेंज ऑफ मोशन है वो कम होगी, ठीक है, क्रेपिटस होंगे, और उसकी जो क्वाड्स मसल है, क्वाड्रिसेप मसल है, उनकी वीकनेस होगी, ठीक है। अच्छा, क्रेपिटस क्या होती है, क्रेपिटस ना एक आवाज़ होती है, ठीक है, जब हम हड्डी को हिलाते हैं ना तो उसमें से जॉइंट में से आवाज़ आती है, ठीक है, किसी जॉइंट या हड्डी में से आवाज़ आती है। जैसे हम अगर नी को हिलाएंगे तो इसमें से क्या होगा, एक आवाज़ आएगी जैसे क्रंच या गड़गड़ की, ठीक है, या खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ आती है, ठीक है, उसे हम क्रेपिटस कहते हैं। अच्छा, एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या होगी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर, उसको डिफ़िकल्टी होगी वॉकिंग में, ठीक है, उससे वॉक नहीं किया जाएगा, ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा वो वॉक नहीं कर सकता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट, ठीक है। उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला होगा, ट्रबल इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ठीक है, और क्या होगा, डिफ़िकल्टी सीटिंग टू स्टैंडिंग, ठीक है, मतलब कि अब अगर वो बैठा हुआ है तो उसे बैठने से जब वो उठने उठने लगेगा तो उसे उठा नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल होगी बैठ के उठना उसके लिए, ठीक है। वो एक जगह बैठा है, मैं काफ़ी देर से, वो उठना चाहता है तो उससे उठा नहीं जाएगा, ठीक है, बैठ के दोबारा खड़ा होना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, उसके बाद पार्टिसिपेशन लिमिटेशन में क्या क्या आ जाएगा, पार्टिसिपेशन लिमिटेशन के अंदर ये होगा कि वो अपने वर्क पे नहीं जा सकता इजीली, ठीक है। अच्छा, उसके जो सोशल इवेंट हैं उन पे नहीं वो जा सकेगा, ठीक है, सोशल इवेंट उसके अवॉइड होंगे, ठीक है। और क्या होगा, नमाज वगैरह नहीं वो पढ़ सकेगा, ठीक है, प्रेयर्स उसकी अफेक्ट होंगी,
ठीक है, पार्टिसिपेशन लिमिटेशन के अंदर। ठीक है, इस तरह की हमने जो है ना वो डायग्नोस्टिक पिक्चर बनानी है अपने एग्जामिनेशन के डाटा से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने देखा कि नीओ ओए का पेशेंट है, हमने उसको ठीक है डायग्नोस किया। अब हमने क्या करना है, एसएफ के मॉडल के अकॉर्डिंग उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है कि उसे किस लेवल पे ज़्यादा मसला है, किस लेवल को हमने पहले टारगेट करना है ट्रीटमेंट के लिए, किसको बाद में करना है। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में वो क्या कह रहा है, सेकंड टॉपिक में वो कह रहा है आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज इम्पेयरमेंट इन बॉडी फंक्शन, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्स एंड एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन लिमिटेशंस to determine specific body function and structure and activities and participation toward which the intervention will be directed. ये जो सेकंड पॉइंट है ना उसकी स्टेटमेंट मैंने आपको रीड करके बताई है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज व्हाट टू ट्रीट, वही बात जो मैंने आपको भी पहले एक्सप्लेन भी कर दी है। आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज व्हाट टू ट्रीट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ ये नहीं लिखना कि पेशेंट के पेन है या मसल की वीकनेस है या रेंज ऑफ मोशन कम है, ठीक है, या उसकी गेट अब नॉर्मल है या कोई भी फंक्शनल प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने सिर्फ ये नहीं डायग्नोस करना है या बताना, हमने ये भी डिसाइड करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कौन सी है पेशेंट की। ठीक है, सबसे ज़्यादा सी कौन सी चीज़ इफेक्ट हो रही है और सबसे पहले किस चीज़ को ट्रीट करना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ उसकी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रही होगी उसको हमने सबसे पहले ट्रीट करना है। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि जो हमारी इंटरवेंशन है वो किस चीज़ को टारगेट करेगी। ठीक है, वो सबसे पहले किस चीज़ को टारगेट करेगी, आया कि वो पेन को कम करेगी, ठीक है, पेन रिडक्शन को टारगेट करेगी, ठीक है, या वो स्ट्रेंथ की इम्प्रूवमेंट करेगी। हमने देखना है कि हमने इन सब चीज़ों में से किसको सबसे पहले टारगेट करना है इंटरवेंशन के अंदर अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। ठीक है, या सबसे पहले पेशेंट को गेट रीट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, या उसकी जो पार्टिसिपेशन है इन जॉब या स्पोर्ट्स उसको सबसे पहले टारगेट करना ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें किस चीज़ को सबसे पहले टारगेट करना है। ठीक है, आया कि पेन रिडक्शन को टारगेट करना है, स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट को टारगेट करना है, गेट की रीट्रेनिंग करनी है पहले सबसे पहले, या फिर हमने पार्टिसिपेशन इन जॉब या स्पोर्ट्स उसकी जो भी इफेक्ट हो रही है उसको सबसे पहले टारगेट करना है। यानी हमने डायग्नोसिस की स्टेज पे हमने क्या देखना है, डायग्नोसिस की स्टेज पे हमने देखना है कि सबसे पहले हमने जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको लिस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिस्ट करेंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को सबसे पहले टारगेट करने की ज़रूरत है सबसे पहले हमने उनका इंटरवेंशन प्लान बनाना है। ठीक है, फिर हमने उसके बाद कहना है कि जो मेरा ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट कह सकते हैं कि जो मेरा ट्रीटमेंट है वो इन स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट्स को और इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को सबसे पहले टारगेट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। एग्जांपल में हमारे पास सेम ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी इम्पेयरमेंट क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू आईसीएफ मॉडल हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इम्पेयरमेंट्स में हमने फॉर एग्जांपल देखा कि जो पेशेंट है उसको जो पेन है, ठीक है, वो है 7/10। ठीक है, हमने स्केल के हमारे पास पता है कि पेन रेटिंग स्केल होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी पेन को रेट किया, वो 7/10 है। ठीक है, वाइल वॉकिंग। ठीक है,
चलते हुए उसकी पेन कितनी है 7/10। साथ उसके क्या जो क्वाड्रिसेप्स मसल हैं, जो क्वाड्स मसल हैं, ठीक है, उनकी वीकनेस है। और उसके जो नी फ्लेक्जन की जो रेंज ऑफ मोशन है ना वो कम है, ठीक है। ये हमने देखा इम्पेयरमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि उसकी एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहले हमने क्लासीफाई करना है ना कि उसको क्या क्या इशू है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICF मॉडल। उसके बाद फिर हमने उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले प्रॉब्लम लिस्ट करनी है, फिर उसके बाद उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में लेके आना है, ठीक है। एक्टिविटी लिमिटेशन में है कि वो जो सीढ़ियाँ हैं वो क्लाइंब नहीं कर सकता, ठीक है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, प्रॉपरली नहीं चढ़ सकता, ठीक है। और वो वॉक भी नहीं कर सकता 5 से 10 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। ये है इसकी एक्टिविटी लिमिटेशन। उसके बाद हमने देखनी है कि इसकी पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन क्या है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन के अंदर क्या है कि वो ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सकता, ठीक है, कांट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर के लिए काम नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी काम ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या है उसका जो है वो सोशल साइकिल बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ना वो मार्केट तक जा सकता है, ना वो कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकता है, ठीक है, ना ही कोई सोशल इवेंट, ना ही कोई गैदरिंग वगैरह कुछ भी वो अटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कि उसकी जो सोशल लाइफ है वो टोटली लिमिट हुई पड़ी है, ठीक है। ये अब हमने क्लासीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे प्रायोरिटी डिसीजंस। नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहले प्रॉब्लम लिस्ट कर ली हमने, क्लासीफाई कर लिया ICF मॉडल के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, प्रायोरिटी डिसीजन लेना है। प्रायोरिटी डिसीजन के अंदर अब हमने क्या देखना है, प्रायोरिटी डिसीजन के अंदर हमने देखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमने क्या करना है, पेन को कंट्रोल करना है, जो उसको चलते हुए पेन आ रही है, ठीक है। हमने हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमने पेन को कंट्रोल करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो उसके क्वाड्स की वीकनेस है उनको ठीक करना है, मतलब क्वाड्स की हमने एक्टिवेशन करनी है। ये है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि पेन को कंट्रोल करना है और जो क्वाड्स की वीकनेस है उसको दूर करना है, ठीक है, मीन्स क्वाड्स की एक्टिवेशन करनी है, ठीक है। क्योंकि पेन की वजह से और मसल के वीकनेस की वजह से क्या हो रहा है, उसको चलने में मसला आ रहा है, ठीक है। सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड जो हमारा प्रायोरिटी डिसीजन के अंदर हमारा सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना है और साथ ही साथ हमने उसकी फंक्शनल ट्रेनिंग करनी है कि किस तरह उसने सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड पे क्या करना है, जो उसकी पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन है, लाइक जो जॉब वगैरह पे वो नहीं ज़्यादातर काम कर पा रहा, ठीक है, या उसकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, जो उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ में जैसे आ जाता है मार्केट तक जाना, फैमिली इवेंट्स पे जाना, ठीक है, कोई जो उसकी सोशल लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है, हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। अब प्रायोरिटी डिसीजन हमने किस तरह लिया, क्योंकि अब देखें सबसे पहले हम पार्टिसिपेशन को किस तरह कर सकते हैं, जब तक हम उसके मेन मसले को नहीं दूर करेंगे, पेन को, वीकनेस को, ठीक है, उसके बाद रेंज ऑफ मोशन को, फिर हम पार्टिसिपेशन की तरफ जाएंगे। इस तरह हम प्रायोरिटी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने प्रायोरिटी डिसीजन ले लिया, अब हम लिखेंगे कि हमने इसका ट्रीटमेंट क्या देना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या होगा कि हमने जो है वो क्वाड्स मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है, ठीक है। और हमने क्या करना है, पेन को कम करना है, पेन मॉड्यूलेशन करनी है, ठीक है। वो हम डिफरेंट इलेक्ट्रोथेरेपी डिवाइसेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जैसे टेंस वगैरह, EMS वगैरह इनके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, गेट की एंड स्टेयर क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो पेशेंट के फंक्शनल और जो पार्टिसिपेशन गोल्स हैं उनको पूरा करना है। वो यही आ जाता है कि सोशल लाइफ उसकी इफेक्ट ना हो, ठीक है, वो काम पे जा सके, इन सब चीज़ों को हमने टारगेट करना है, ठीक है। ये था हमारे पास डायग्नोसिस वाला टॉपिक जिसको आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एंड पे समरी बता देती हूँ कि मेन इसमें हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है।
डायग्नोसिस जो है ना फिज़िकल थेरेपी के अंदर हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हमने डिज़ीज़ को डायग्नोस कर दिया, ठीक है, जस्ट ये नहीं होता डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में ये होता है कि हमने जो भी एग्जामिनेशन से डाटा कलेक्ट किया है उसको हमने सबसे पहले क्लासीफाई करना है आईसीएफ मॉडल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखना है कि इम्पेयरमेंट किस लेवल पे है, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या मसला है, फंक्शनल लेवल पे क्या मसला है, ठीक है, एक्टिविटी लिमिटेशन में क्या मसला आ रहा है, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, प्रायोरिटाइज़ करना है, और प्रायोरिटाइज़ करके हमें डिसाइड करना है कि हमने सबसे पहले किन चीज़ों को फोकस करके ट्रीट करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने फिर इंटरवेंशन बना देनी है। जैसे हमने ये बना दी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के अंदर हमने क्या करना है, क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, पेन मॉड्यूलेशन करनी है, ठीक है, गेट और स्टेयर की ट्रेनिंग करनी है, और फंक्शनल एंड पार्टिसिपेशन गोल्स को टारगेट करना है, ठीक है। ये था डायग्नोसिस। अच्छा, बेसिकली हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है। एक एमबीबीएस डॉक्टर का डायग्नोसिस और हमारा डायग्नोसिस डिफरेंट होता है, ठीक है। एमबीबीएस डॉक्टर ने बस वो डायग्नोस करके मेडिसिन दे दी, लेकिन हम फिजियोथेरेपिस्ट ने जब कोई डायग्नोसिस बनाना होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने उसे लिख के दिया कि इसको स्ट्रोक है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। फिर हमने सिर्फ उसको खाली लिख कर नहीं देना कि इसको स्ट्रोक या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हमने एग्जामिनेशन का सारा डाटा मिला के आईसीएफ के मुताबिक देखना है कि बॉडी लेवल पे क्या मसला है, ठीक है, एक्टिविटीज़ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और पार्टिसिपेशन किस तरह इफेक्ट हो रही है। फिर उन प्रॉब्लम्स को हमने प्रायोरिटी के साथ अरेंज करके डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट किस चीज़ को डायरेक्ट टारगेट करेगी, ठीक है। यहाँ तक था हमारा डायग्नोसिस वाला टॉपिक। नेक्स्ट हमारा है आई थिंक प्रोग्नोसिस है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।